हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रामन इफेक्ट की। और रामन इफेक्ट जो होता है वो उसका मेजर पार्ट आप लोग पहले से जानते हो। और आप लोग जानते हो कि रामन इफेक्ट की खोज सर सीवी रामन ने की थी 1928 में, और इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। और उसी खोज के उपलक्ष्य में हम लोग जो है नेशनल साइंस डे मनाते हैं हर साल। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा रामन इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और रामन इफेक्ट में क्या हो रहा है, बेसिकली आप लोग जानते हो कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि जो लाइट हमारी सन से हमारे तक पहुंचती है वो बेसिकली क्या होती है, जो सन के अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे टकराती है तो इधर उधर छितर जाती है, जिसे हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्कैटरिंग का। आप सोच सकते हो, आपने कभी बचपन में अपने घर में देखा होगा कि आपकी अगर कोई ऊपर से कोई रोशनदान है और उस रोशनदान से छोटी सी लाइट आ रही है, अगर आप उसको थोड़ा किनारे से देखो तो आपको उसमें बहुत सारे पार्टिकल इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो पार्टिकल नजर क्यों आ रहे हैं और अदरवाइज क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। तो हो ये रहा है कि जो लाइट वहां से आ रही है वो लाइट उन पार्टिकल पे पड़ रही है और उनसे वापस बिखर जा रही है या स्कैटर हो जा रही है। तो जो आपको किनारे से खड़े होकर जो लाइट दिखती है, जो आपको दिखते हैं पार्टिकल्स उसमें ऐसे जा रहे हैं और ऐसे एक छोटी सी पतली सी रे आपको दिखाई देती है, वो बेसिकली स्कैटरिंग है। दूसरी चीज आप अक्सर देख सकते हो, रात में आप टॉर्च, दिन में तो क्योंकि टॉर्च की लाइट दिखाई नहीं देगी, लेकिन रात में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टॉर्च है तो आप देख सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्कस में जब वो जो बड़ी हैवी लाइट होती है या डीजे में जो लाइट होती है, आप अक्सर देखते हो कि आकाश में आपको एक बड़ी सी मोटी सी लाइट दिखाई दे रही है। वो आपको दिखाई क्यों दे रही है? वो दिखाई दे रही है स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि वहां पे जब लाइट एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल है उन पर टकरा रही है, टकराने के बाद वो वापस आ रही है, इसलिए आपको दिखाई देती है। तो बेसिकली आप लोग जानते हो कि इसका मेजर पार्ट आप लोग जानते हो। रामन इफेक्ट में क्या होता है, स्कैटरिंग ही होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि आप उसके परपेंडिकुलर देख रहे हो और वो बहुत वीक होती है। वो नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगी। नॉर्मली आपको जो मेजर इंटेंसिटी की लाइट है वो दिखाई देगी, और जो रामन लाइंस हैं वो नहीं दिखाई देती। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता। अगर आप उसे हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में देखो तो आपको दिखाई देगी। ठीक, तो ये बात हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रामन इफेक्ट। अब हम थोड़ा इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। एक स्कैटरिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। ठीक, रेले स्कैटरिंग मतलब नॉर्मल टाइप की स्कैटरिंग जो हमेशा आपको मिलती है, ज्यादातर मिलती है, उसको हम लोग रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि आपको अगर स्कैटर्ड लाइट देखनी है तो आपको थोड़ा परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। अगर आप उसी रे की जो डायरेक्शन में आप देख रहे हो तो आपको स्कैटर्ड लाइट दिखाई नहीं देगी। तो अब हम बात करते हैं बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है रामन इफेक्ट है वो क्या है। मान लीजिए कि ये कोई सब्सटेंस है। सब्सटेंस मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कुछ और गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। इधर से जो लाइट आई उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इंसिडेंट रे इस मीडियम से पास हुई और इस तरफ निकल गई, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड रे। क्यों बोलते हैं ट्रांसमिटेड रे? बहुत ऑब्वियस रीजन है, ये ट्रांसमिटेड रे वो है जो ट्रांसमिट हो जाए। अगर आप इस रे के परपेंडिकुलर देखोगे इधर या इधर, तो आपको जो है स्कैटर्ड लाइट दिखाएगी। ठीक है, ये स्कैटर्ड लाइट में ही आपको रामन इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक, कैसा होता है देखते हैं। अगर मैं मानूं कि मेरी जो इंसिडेंट रे है उसकी जो वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, तो अगर लैम्डा नॉट का अगर मैं इनवर्स लेता हूं तो उसको बोलता हूं वेव नंबर। तो लैम्डा जो होता है वेवलेंथ है, वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर मतलब लेंथ की यूनिट होती है। तो मान लो यहाँ पे वेव नंबर की जो वेवलेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, तो 1/वेवलेंथ की यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स। 1/वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। ठीक, नॉर्मली आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप न्यू लिखा हुआ देखते हो तो आपको लगता है कि फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे जो न्यू का हमारा नोटेशन है वो है वेव नंबर। वेव नंबर मतलब 1/लैम्डा नॉट। कभी कभी हम लोग एंगुलर वेव नंबर भी बात करते हैं। एंगुलर वेव नंबर में बेसिकली यहाँ 2π और होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें दो तीन चीजें दिखाई देंगी। एक तो ये सेंट्रल लाइन दिखाई देगी जो ओरिजिनल थी। ठीक, उसके साथ साथ एक लाइन ऐसे दिखाई देगी जो छोटे वेव नंबर पे होगी, न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू। ये जो डिफरेंस है वो डेल्टा न्यू है ना। ये थोड़ा सा मैंने दूर बना दिया यहाँ पे। ये जो गैप है वो डेल्टा न्यू है। यहाँ पे ये जो गैप है वो भी डेल्टा न्यू है।
तो जो लो एक आपको लाइन दिखाई देगी जो लो वेव नंबर पे होगी, न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू, इसको हम बोलते हैं स्टोक्स लाइन। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि जो स्मॉल वेव नंबर होगा वो स्टोक्स होगा, क्योंकि एस फॉर स्टोक्स और एस फॉर स्मॉल। एक बार आपको स्टोक्स याद हो गया, बाकी खुद याद हो जाएगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपका ओरिजिनल वेव नंबर था। दूसरी लाइन होती है जो हायर वेव नंबर पे होती है, डेल्टा न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू, इसको हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ये वाला याद कर लिया। स्टोक्स मतलब स्मॉल वेव नंबर और एंटी स्टोक्स मतलब हायर वेव नंबर। ठीक है, ये इस तरीके का हमें सेटअप दिखाई देता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि कैसा रामन स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, बस उतनी बात की, क्यों होता है कैसे होता है वो आगे की बात करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इस डायग्राम में उठा रहा हूं मैं। तो हमने बताया कि जो लोअर वेव नंबर होता है वो होता है स्टोक्स लाइन, या उन्हें, और जो हायर वेव नंबर होता है उसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। अब ये जो डेल्टा न्यू है, ये जो स्टोक्स नंबर में डिफरेंस है सेंट्रल लाइन से, वो डिपेंड करता है सब्सटेंस पे। एक सब्सटेंस में दूसरा होगा, दूसरे सब्सटेंस में दूसरा होगा। हो सकता है कि दो सब्सटेंस ऐसे हों जिनमें वो बराबर हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस चेंज होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर इंटेंसिटी की वाइज देखोगे तो क्योंकि तीनों लाइन दिखाई दे रही है, एक और मैं बता दूं कि इनकी इंटेंसिटी बहुत वीक होती है। स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी नॉर्मली बहुत वीक होती है। अगर आप इंटेंसिटी देखोगे तो रेले लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ऑब्वियस भी है, वो क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वही तो इंसिडेंट सोर्स है। उसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है हमारे पास स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी, मतलब रेले लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, मतलब जो सेंट्रल वेव नंबर है वो सबसे ज्यादा इंटेंस होगा। जो स्टोक्स लाइन होंगी उससे वीक होंगी और एंटी स्टोक्स लाइन उससे भी वीक होंगी। ठीक, ओके। तो ये जो रामन स्पेक्ट्रा का अगर मैं आपको एक लाइन में बता दूं क्यों होता है, तो बेसिकली वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी के चेंज की वजह से होता है। ठीक, तो अगर हम उस हिसाब से सोचें तो हमारे पास रामन स्पेक्ट्रा दो टाइप का हो गया, एक हो गया वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रा और एक हो गया रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो फिर हम लोग उनको एक एक करके देखेंगे। ओके, तो हम लोग इसकी रामन इफेक्ट की थ्योरी की बात कर रहे हैं। रामन इफेक्ट की दो थ्योरी है, एक तो क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में आ रही है तो क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक डाइपोल मोमेंट हो, जिनमें एक पोलराइजेबिलिटी हो, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऑसिलेट कर रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेट करने की वजह से जो वाइब्रेशन और जो रोटेशनल लेवल है वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं। मजे की बात यह है कि वो सेम लेवल से वाइब्रेट करने लगते हैं, सेम एनर्जी से वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इफेक्टिवली क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है, और पोलराइजेबिलिटी चेंज होने की वजह से जो री रेडिएशन होता है वो एक होता है जो हायर एनर्जी पे होता है और एक होता है जो लोअर एनर्जी पे होता है। तो हम लोग क्लासिकल थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आपको क्विकली बता दिया कि क्लासिकल थ्योरी में हम लोग जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे देते हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटम एक्सप्लेनेशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रामन इफेक्ट। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, आप लोग पहले से जानते हो, बस आपको दोबारा से बताने की जरूरत है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई इंसिडेंट रेडिएशन है एच न्यू फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी है एच न्यू। ठीक है, ये फोटोन इधर से आ रहा है, ये कोई मॉलिक्यूल है। ठीक, अब इस मॉलिक्यूल जो मटेरियल है, आई मीन कोई गैस है, कोई लिक्विड है, इसके कुछ जो मॉलिक्यूल हैं उनका कुछ एनर्जी लेवल होंगे। मान लीजिए कि उनमें हमारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल प्रेजेंट है। जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो प्रेजेंट है। अब क्या होगा, हमारे पास दो चॉइस है। दो चॉइस में पहले इंडिविजुअली दो चॉइस है। पहली चॉइस है कि जो फोटोन जो है वो जो मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहा है तो उसका जो कोलिजन है वो इलास्टिक हो। याद कीजिए इलास्टिक कोलिजन क्या होता था। इलास्टिक कोलिजन वो होते थे जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, उसके साथ साथ टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। फाइनली इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। ठीक, तो अगर ये जो फोटोन है ये मॉलिक्यूल्स के साथ इलास्टिक कोलिजन करेगा, उस समय जो हमारे पास रेडिएशन मिलेगा वो सेम रेडिएशन मिलेगा। और आप इस बात को समझ सकते हो, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो जब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो जो फोटोन है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ये आपको जो वेवलेंथ मिलती है, आपने देखा था एक सेंट्रल वेव नंबर मिल रहा था, एक उससे कम मिल रहा था, एक उससे ज्यादा मिल रहा था। तो आपने देखा कि इलास्टिक कोलिजन में आपको जो लाइन मिलती है वो रेले लाइन है। ठीक है, यहां तक बात सही होगी। अब दूसरा चॉइस ये हो सकता है कि जो कोलिजन हो रहा है फोटोन का पार्टिकल के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, वो इनइलास्टिक हो। अब इनइलास्टिक में भी हमारे पास दो चॉइस हैं। एक चॉइस ये है
जैसे हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा है वैसा ही है। आप अगर बेसिक बात से पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो कि जैसा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा है वैसा ही यहां पे हो रहा है। फर्क इतना है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस थे, एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है। कौन से लेवल में? इलेक्ट्रॉनिक लेवल में। यहां पे वही चीज रोटेशनल और वाइब्रेशनल के साथ हो रही है। आप लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़े हो, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़े हो, उसमें बिल्कुल वैसा ही होता है कि अगर एक फोटॉन है जिसका एनर्जी h न्यू है और वो यहां से आ रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पे चला जाएगा और वो तभी होगा जब इस एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो h न्यू होगा, जैसा आपने बोर की थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, यहां भी वही हो रहा है, बस ध्यान रखिए रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इन्वॉल्व है, ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक फोटोन आया hc न्यू, ये वेव नंबर है। याद रखिए एनर्जी होती है फोटोन, एनर्जी होती है h न्यू अपॉन तो हमारी जो एनर्जी होती है वो होती है एच सी अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं? एच सी न्यू। अभी मैंने बताया था कि मैं इसको वेव नंबर बोल रहा हूं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी है एच सी न्यू, न्यू हमारा वेव नंबर है। ठीक है, देखिए 1 अपॉन लेमडा को हमने न्यू लिखा था तो मैं न्यू को सी से मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास दो केसेस हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस भी हो जाती है, एनर्जी गेन भी हो जाती है। तो मान लीजिए कि एक फोटोन आ रहा था और या तो यहाँ पे वाइब्रेशनल लेवल को मान लीजिए या आप रोटेशनल को मान लीजिए या दोनों को मान लीजिए। एक बार में नॉर्मली एक ही अवेलेबल होता है, रोटेशनल या वाइब्रेशनल। किसी किसी केस में रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एच सी न्यू एनर्जी का एक फोटोन हमारे पास आ रहा था। अब हुआ ये कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स थे वो अपने ग्राउंड लेवल में थे, चाहे वो रोटेशनल का हो चाहे वो वाइब्रेशनल का हो, तो उन्होंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। और एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर ली? मान लीजिए इन दोनों लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा ई है। ये ई डैश है और ये ई डबल डैश है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ई डैश है। तो यहां पे से कुछ मॉलिक्यूल एक्साइट होकर अपने हायर स्टेट में चले गए, तो उतनी एनर्जी लॉस हो गई होगी। लॉस हो गई होगी तो जो फोटोन बचेगा वो कम फ्रीक्वेंसी का बचेगा, कम एनर्जी का बचेगा। कम एनर्जी का बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टोक्स लाइन। ठीक, दूसरी चीज ये हो सकता है कि जो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ऑलरेडी हायर लेवल में हो, एक्साइटेड लेवल में, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल या रोटेशनल एनर्जी लेवल के हायर लेवल में हो। तो जब ये फोटोन आया इसने उस फोटोन को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि ये कोलिजन कर रहा है, कोलिजन कर रहा है मतलब उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो हुआ ये कि वो वहां से एनर्जी लेवल से जो डी एक्साइटेशन हुआ और आपको एक हायर एनर्जी का फोटोन मिला। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों इंटेंसिटी का वो रेशियो था, देखते हैं। देखिए ये तो आपकी प्योर इंटेंसिटी है, ये तो वो है जो सोर्स है। सोर्स हमेशा उस चीज को बोलते हैं जो कंटिन्यूअसली कुछ प्रोवाइड करा सकता है, तो इसलिए सोर्स की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, बहुत ऑब्वियस है। दूसरी बात यह है कि यहां से 1000 नंबर में फोटॉन्स आ रहे हैं, वो 1000 सारे इनइलास्टिक कोलिजन में नहीं जा रहे हैं, उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं क्योंकि इस कंडीशन के लिए कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होना जरूरी है मॉलिक्यूल का। आपने जैसे देखा कि अगर एक दो बॉल आ रही हैं तो दो बॉल हमेशा एनर्जी पूरी ट्रांसफर नहीं करती हैं। अगर मान लीजिए कि दो बॉल हैं, एक बॉल ये है, एक बॉल इससे ऐसे टकरा रही है, ये बॉल इधर जा रही थी, एक बार ये ऐसे टकरा रही है और दूसरे केस में ये जो बॉल है वो ऐसे टकरा रही है, तो ये दूसरा केस कहलाता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो एक इससे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वेव नंबर के आ रहे हैं और वो इनके साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे वो कम है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन क्या है मॉलिक्यूल का, जो पार्टिकल जो फोटोन उस पर गिर रहा है वो किस ओरिएंटेशन में गिर रहा है या किस पोलराइजेशन में गिर रहा है। सेंस बोलना ठीक नहीं, पोलराइजेशन बोलना ज्यादा अच्छा है। तो आप देखते हो कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब इसमें इंटेंसिटी इसकी ज्यादा क्यों होती है स्टोक्स की? देखिए नॉर्मली कोई भी सिस्टम अपनी ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी रहना नहीं चाहता। देखिए आप बहुत देर तक खुश और बहुत देर तक दुखी नहीं रह सकते। आप क्विकली खुश हो सकते हो, क्विकली दुखी हो सकते हो सकता है कि एक सर्टेन पीरियड तक आप खुश रहो और एक सर्टेन पीरियड तक आप दुखी रहो, लेकिन बहुत टाइम तक आप दोनों स्टेट में नहीं रह सकते, आपको वापस आना ही पड़ेगा। तो पॉइंट मेरा ये है यहाँ पे कि आप बहुत देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकते। ठीक,
नॉर्मली हर सिस्टम को नेचर ये सपोर्ट करता है कि सिस्टम अपनी ग्राउंड स्टेट में रहे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। मिनिमम एनर्जी को मेंटेन करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आप मानो कि अगर जब ये फोटोन आ रहा था यहाँ पे और ये मटेरियल था, तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट में किसी भी एक टेम्परेचर पे इसकी ग्राउंड स्टेट ही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होगी, ठीक। तो उस फोटोन दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है इनइलास्टिक कोलिजन में, एक चॉइस ये है और एक चॉइस ये है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस स्टेट में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, इसकी वजह से स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये बहुत रेयर है कि इलेक्ट्रॉन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर एनर्जी लेवल में वो रहेंगे, क्योंकि आप जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखोगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे करके होता है। ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक। लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि लो वेलोसिटी नहीं होगी और उससे लो वेलोसिटी नहीं होगी, ये नहीं बोल रहा है, ठीक। ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, अगर हम किसी टी टेम्परेचर पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा प्रोबेबल होगी, उसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। लेकिन हायर वेलोसिटीज भी होंगी और लोअर वेलोसिटीज भी होंगी, ये अलग बात है, कम होंगी नंबर में। तो इसी तरीके से अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर टी ले रहे हो तो उस टी टेम्परेचर पे उसके कुछ मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल में होंगे और कुछ मॉलिक्यूल एक्साइटेड लेवल में होंगे, ठीक। रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली ये वाले जो होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर तो ले लो तो उसके रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो ग्राउंड स्टेट में होंगे। कुछ फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल ऐसे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसा भी होगा जो हायर स्टेट में होगा। इसलिए आप देखते हो कि जो नॉर्मल रेले लाइन है उनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी उससे कम और एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी उससे कम। हमने ये भी देखा है यहाँ पे कि क्यों हमारे पास इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए फिर आगे का डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के रामन स्पेक्ट्रा थे, एक था रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा और एक था वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रा। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्योर रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा। प्योर रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ रोटेशनल लेवल इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आपने जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी या रोटेशनल एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने वहां पढ़ा होगा कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, वो एक ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक। और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है, तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा और वो होगा L, और L इज इक्वल टू होता है I ओमेगा। आपको पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिंपल होगा। अगर आप यहाँ सेंटर से बीच की डिस्टेंस के r मान रहे हो, अगर आप ये मान रहे हो कि एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है और इसके सेंटर से हमारे पास ये ऐसे रोटेट हो रहा है, इस डिस्टेंस को अगर r1 मानते हो, इस डिस्टेंस को अगर r2 मानते हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr1 स्क्वायर और इसका होगा m2r2 स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा तो आपको एक एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, ठीक। और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो I ओमेगा होगा। और आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम की जो थ्योरी है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स हिसाब से, वो बोलती है कि अगर कोई एक एंगुलर क्वांटम नंबर j है तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है j+1 h क्रॉस। ये हमको पता है, ठीक। मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको कैसे याद आ जाए कि क्या कर रहे थे। तो आपने देखा कि जो एनर्जी होगी जो आपको ये मिल जाएगा, तो क्या कहते हैं उसको, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी निकाल सकते हो कि जो रोटेशनल सिस्टम है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I तो हमें पता चल गया, ओमेगा को पीछे वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे तो हमारे पास एक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो आपको ध्यान आएगा कि जो एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो कुछ ऐसा होता था, BJ+1 माइनस DJ² J+1 का होल स्क्वायर। ये जो दूसरा टर्म है वो एक तरीके का करेक्शन टर्म है। अगर आप ये मानो कि पूरा सिस्टम एक रिजिड रोटर है, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है, तो ये टर्म ही बचता है हमारे पास, ठीक। एक तो बात ये हुई, लेकिन नॉर्मली आप जानते हो कि नॉर्मल जो सिस्टम होते हैं वो रिजिड रोटर नहीं होते हैं, वो नॉन रिजिड रोटर होते हैं, मतलब उनमें कुछ तो मोशन अलोंग द बॉन्ड होता ही है।
दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि रामन इफेक्ट में इसका जो असर होता है, ये जो क्वांटिटी होती है डी, वो बहुत छोटी होती है, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। इसलिए हम रामन इफेक्ट के केस में इसको नेग्लिजिबली स्मॉल मान के छोड़ देते हैं। तो हमारे पास बचता है जो एनर्जी लेवल बचते हैं वो ये बचते हैं, सिर्फ बी बचता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जे की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 है। क्यों है? आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स से कि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती है। अब एक और चीज समझ लीजिए कि जो सिलेक्शन रूल है वो हमारा जो क्या बोलते हैं रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा जे 0, ±2 है। इसमें जो 0 है वो आपको रेले लाइन देगी, मतलब जो ओरिजिनल लाइन है वो आपको j = 0 पे मिलेगी, और ±2 जो है वो आपको रामन लाइन देंगे। अब दो केस हो सकते हैं आपके पास। एक तो ये हो सकता है कि j अगर आप दो क्वांटम नंबर मान रहे हो j और j डैश, तो एक हो सकता है कि j डैश = j +2 और j -2। तो हमारे पास अगर मैं दो एनर्जी लेवल ले लूं j और j डैश, तो उनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो ये होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं कि दो केस कंसीडर कर सकता हूं। एक में मैं j को j+2 ले सकता हूं और दूसरे में हम j को j -2 ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास जो पहली जो ब्रांच है, जो पहली ब्रांच हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं डेल्टा j = j डैश -j डबल डैश +2। ये वाली पहली वाली ब्रांच हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो जो हमारे पास डेल्टा E आएगा वो आएगा हमारे पास, आपको ध्यान है कि इसमें J डैश आना था, तो आपके पास जो डेल्टा E आएगा वो आएगा B। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ J डैश = J डबल डैश +2, क्योंकि उधर जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस J डबल डैश। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा B 4J डबल डैश +6। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो भी एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं वो सारा एक्सप्रेशन हमारा वेव नंबर की टर्म में है। ठीक है, ये हमारे पास जो सिलेक्शन रूल हमने कौन सा एज्यूम किया कि उनके बीच का डिफरेंस +2 है, और इसके लिए जो J की वैल्यू होगी, J डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, 1, 2, 3, क्योंकि सब इस J की वैल्यू भी जो वैल्यू थी वो 1, 2, 3 थी, 0, 1, 2, 3 थी, इसकी भी 1, 2, 3 थी। बस हमने उनके बीच का डिफरेंस निकाला कि अगर दो लेवल है जिनके बीच का 2 का डिफरेंस है तो उनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। दूसरी ब्रांच क्या ले सकते हैं हम? दूसरी ब्रांच हम ले सकते हैं जब हमारे पास डेल्टा J जो हो, जिसे J डैश -J डबल डैश हम बोल रहे हैं, वो -2 हो, तो उस समय डेल्टा एप्सिलॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन J डैश = J डबल डैश -2 J डबल डैश। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा -B 4J डैश +6, और यहां पे जो हमारे पास J डैश होगा वो होगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, एक बस प्लस में है एक माइनस में है, और जो J की वैल्यू सिमिलर है, तो हम इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं कि जो रामन लाइंस होंगी वो उनके लिए जो हमारा जो एनर्जी का डिफरेंस या जो वेव नंबर होगा वो होगा, जो रामन लाइंस हैं उनका जो वेव नंबर होगा वो होगा एक तो ओरिजिनल वेव नंबर, यानी कि जो एक्साइटिंग, जो जिसे हम एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे वो होगा, जिसे हम लोग न्यू नॉट बोले थे शुरुआत में, और होगा ±4B +J। आप देखें ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, बस इनमें साइन का डिफरेंस है। तो J डैश लिखो चाहे J लिखो, एक ही बात है, तो हमने उसकी जगह J लिख दिया। B 4J +6, और J की वैल्यू क्या होगी? J की वैल्यू होगी भाई 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वेव नंबर आया हमारे पास रामन लाइंस का।
वेव नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि रामन लाइन का वेव नंबर जो है वो क्या होगा, एक्साइटेशन लाइन, इसे न्यू नॉट भी लिख सकते हो आप, प्लस माइनस दिस। अब देखिए जो लो एनर्जी लो वेव नंबर होगा वो होगा स्टोक्स लाइन, जो न्यू एक्स एक्स मतलब एक्साइटेशन वेव नंबर, वो स्टोक्स लाइन होंगी, और जो प्लस वाला यानी ज्यादा वाला होगा वो होगा एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है। अच्छा, जे इसके लिए 0 to 0 1 2 3 ही चल रहा है। अगर मैं इसका लेवल प्लॉट करूं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लेवल है वो जे पे डिपेंड कर रहा है, जे के डिफरेंस पे आप डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि डिफरेंस वाला पार्ट ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया। तो जे इक्वल टू 0 मान लो, फिर जे इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 मान लो। अब आपको पता है कि जे जो जंप कर सकता है वो 2 में कर सकता है ना, तो क्या होगा, पहले 2 से 0 में ट्रांजिशन हुआ होगा। देखो बहुत सिंपल है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं रखने की, ये देखो 2 है, ये 0 है, तो 2 से 0 में होगा, ठीक है, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी एक ऊपर खसका दो, इसको भी एक ऊपर खसका दो, तो ये हो गया यहाँ 3 से 2 में हुआ, फिर इसको एक और खसकाया तो यहाँ आया, इसको एक खसकाया यहाँ आया, तो ये 4 से 2 में हुआ, 5 से 3 में हुआ, और 6 से 4 में हुआ, ठीक है। ये हुए जब वेव नंबर कम हुआ तो ये -2 हुआ, ठीक। तो जो -2 वाली लाइन है वो हमारी स्टोक्स लाइन होंगी। अच्छा, प्लस में भी यही होगा, जो जंप होगा वो अप में होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 2 में ही जा सकता है, +2 वाली, ये एंटी स्टोक्स लाइन है ना। यहाँ से 2 से 4 में जा सकता है, सॉरी 1 से 3 में जा सकता है, 2 से 4 में जा सकता है, 3 से 5 में जा सकता है, और 4 से 6 में जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इन दोनों के बीच का गैप देखोगे, जो पहली लाइन है चाहे स्ट्रोक्स हो चाहे एंटी स्ट्रोक्स हो, वो 6b के बराबर है, क्योंकि j इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाला सिर्फ इतना होगा। दूसरी जो लाइन है वो 4b की है। आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो गैप है वो बढ़ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, ये मतलब ये 6b है, ये 4b है, ये 4b है, और आगे भी 4b रहेगा, ठीक। क्योंकि ये जो गैप है वो वेव नंबर जो हायर लेवल होंगे उनका जो गैप होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए कम हो रहा है एनर्जी, ठीक है। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, इसको फिर से जरा याद करो कि जब j इज इक्वल टू प्लस, जब डेल्टा j इक्वल टू +2 था, तो हमारे जो एनर्जी लेवल था वो हमने कैसे लिखा था, j डैश इज इक्वल टू j डबल डैश +2 एंड j डबल डैश। इसका मतलब है इसमें लोअर कौन सा रहा होगा, j डैश या j डबल डैश? ऑब्वियसली j डबल डैश लोअर रहा होगा, ठीक। कैसे पता, क्योंकि j डबल डैश में 2 जोड़ना पड़ रहा है तो ही ऊपर जा पा रहे हो, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आया वो आया B4J डबल डैश +6। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आया, ये यहाँ पे इस समय ये लोअर J था, ठीक। अच्छा चलो इस केस में देखते हैं, जब डेल्टा J इक्वल टू -2 था, तब भी जब हमने गैप लिया तो यहाँ पे क्या हुआ कि J डैश लोअर था। कैसे, क्योंकि J डबल डैश में से 2 को घटा रहे थे, यानी कि अगर J डबल डैश यहाँ रहा था तो J डैश नीचे रहा होगा। यहाँ पे जो आंसर आया था वो J डैश की फॉर्म में आया था, तो यहाँ पे भी जो J वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, लोअर J। तो ये बात यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि क्यों इसे हमने एक साथ लिख दिया। हमने इसलिए लिख दिया कि चाहे हम इस तरीके से सॉल्व करके देखें +2 के लिए या -2 के लिए, दोनों केस में जो फाइनल आंसर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है वो लोअर वैल्यू ऑफ J पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है इस बात को, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि लोअर वैल्यू पे है या वो हायर वैल्यू पे है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो J लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लोअर J था या हायर J था, क्योंकि आप तो डिफरेंस निकाल चुके हैं, ठीक। तो ये इसलिए अलग से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो लोअर J वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए है, हमने देखा कि जो मैं अभी बात बता रहा था आपको कि जो स्टोक्स लाइन हो या एंटी स्टोक्स लाइन हो, वो जो उनकी एनर्जी है, जो उनका जो वेव नंबर है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि लोअर वैल्यू ऑफ J क्या है, अपर वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दोनों केस में, चाहे आपका एक्साइटेशन हो रहा हो चाहे आपका डी एक्साइटेशन हो रहा हो, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटेंसिटी देखने जाओगे, इंटेंसिटी देखते समय होगा ये कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी कि J लेवल कितना पॉपुलेटेड है। कौन सा J, जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है
एक केस में और जहां से ट्रांजिशन हो रहा है। अगर एक्साइटेशन हो रहा है तो जहां से ट्रांजिशन हो रहा है वो लोअर वैल्यू होगी, और अगर डी एक्साइटेशन हो रहा है तो जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है वो लोअर वैल्यू होगी जी की। ठीक, इसका मतलब है अगर उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी आप देखने की कोशिश करो तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जे लेवल कितना पॉपुलेटेड है। ठीक, तो जे लेवल का पॉपुलेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अपना बोल्ट्जमैन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और बोल्ट्जमैन फॉर्मूला होता है कि एनजे नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जे लेवल with respect to total number of molecules in the ground state. Total number of molecules अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है, एवरीथिंग विल बी इन द ग्राउंड, इसलिए हम बोला, या ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल इन द जे स्टेट इज गिवन बाय दिस। अब प्रॉब्लम ये है, किसी एक टेम्परेचर पे जे लेवल कुछ एक पर्टिकुलर वे में पॉपुलेटेड होगा, अब उसी में से कुछ एक्साइटेशन होगा और उसी में से कुछ डी एक्साइटेशन होगा, यानी कि जब जे लेवल एक टेम्परेचर पे पॉपुलेटेड है, एक टी फिक्स हो गया और ग्राउंड लेवल और जे लेवल के बीच की एनर्जी फिक्स है, तो मतलब ये नंबर फिक्स हो गया। अब ये नंबर कैसे फिक्स रहेगा, अगर मान लो कोई ट्रांजिशन लोअर लेवल में हो रहा है तो इमीडिएट एक ट्रांजिशन अपर लेवल में होना पड़ेगा जिससे कि वो जे लेवल पॉपुलेटेड रहे, क्योंकि ये टी फिक्स हो गया। ठीक, अगर टी चेंज हुआ तो कोई दूसरा जे लेवल पॉपुलेटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अप ट्रांजिशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन ट्रांजिशन विल बी इक्वल। इसकी वजह से जो स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी और एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है, इससे पहले हमने बताया था कि जो हमारे स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी एंटी स्टोक्स लाइन से ज्यादा होती है। वो क्यों बताया था कि जब हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, कोई सिस्टम अपने ग्राउंड स्टेट में है, 0 डिग्री में है, तो उस केस में आप अगर देखोगे तो ग्राउंड लेवल ही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होगा, यानी कि उसके एक्साइटेड होने के चांस ज्यादा है डी एक्साइट होने के। लेकिन अगर कोई सिस्टम टी टेम्परेचर पे है और उस सिस्टम की जो एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी है जिनमें ट्रांजिशन हो सकता है, वो अगर जे लेवल पॉपुलेट है तो उस केस में हमारे पास ये इंटेंसिटी स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन की सेम होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला हो, जैसे O2, कैसे पता, O एक इधर रख लो, एक इधर रख लो, उसके बीच में उनका सेंटर होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन इधर होगा, हाइड्रोजन इधर होगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है तो उनका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा होगा, C बीच में होगा और इक्वल बॉन्ड लेंथ पे O इधर होगा और इक्वल बॉन्ड लेंथ पे O इधर होगा। ठीक है, ये सब सेंटर ऑफ सिमेट्री टाइप के केस हो गए। अब इसमें अगर ऐसा है तो इसमें इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन विल बी ऑब्जर्व। न्यूक्लियर स्पिन कल हम लोगों ने पढ़ी थी, हम लोगों ने कल देखा था कि जिसमें इवन n होता है, इवन z होता है, उसकी स्पिन क्या होती है, ऑड में क्या होता है, वो सब हम लोगों ने कल देखा था। तो इस केस में न्यूक्लियर स्पिन विल बी ऑब्जर्व। कैसे, जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं, तो यानी कि उसमें जो स्पिन होगी दोनों इवन है, इक्वल होना नहीं, इवन है। इवन होने की वजह से ऑल द न्यूक्लियॉन्स विल बी पेयर्ड अप, तो जब पेयर्ड अप होंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो इसका न्यूक्लियर स्पिन 0 है, तो न्यूक्लियर स्पिन 0 है, इसका मतलब इसमें अल्टरनेट जो एनर्जी लेवल है वो मिसिंग होंगे। मतलब अगर आप न्यूक्लियॉन से भरने की बात करो तो न्यूक्लियॉन कैसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं, J इज इक्वल टू 0। अच्छा आप समझ लो J इक्वल टू 0 किसके करस्पॉन्ड कर रहा था, J इक्वल टू 0 S लेवल का करस्पॉन्ड कर रहा होगा, J इज इक्वल टू 1 P लेवल को करस्पॉन्ड कर रहा होगा, J इक्वल टू 2 D लेवल को ऐसे ऐसे कर रहा होगा। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर स्पिन कहां कहां होगी, कंप्लीट कहां कहां होगी। देखो ग्राउंड लेवल में एक भरा और फिर दूसरा भरा, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो दूसरा लेवल है वो हाफ फिल्ड हो सकता है। ठीक, तो जो अल्टरनेट लेवल होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो क्या होगा, जो अल्टरनेट लेवल होंगे वो मिस हो जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक, दूसरी चीज, तो कौन कौन से लेवल जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसमें J इक्वल टू 0, 2, 4 ये सब मिसिंग होंगे। दूसरी अगर एग्जांपल ले मैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है सिर्फ न्यूक्लियस में, तो वो हर बार हाफ फिल्ड होगा। ठीक, तो उसमें क्या होंगे कि जो अल्टरनेट लेवल होंगे, ठीक, वहां पे इंटेंसिटी वेरिएशन देखने को मिलेगा। कहीं पे जहां पे हाफ फिल्ड होंगे वहां इंटेंसिटी मिलेगी और जो कंप्लीटली फिल्ड वाले होंगे उनमें इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने देखा कि जो अगर न्यूक्लियर स्पिन प्रेजेंट है, हाफ न्यूक्लियर स्पिन प्रेजेंट है जैसे हाइड्रोजन के केस में था, तो उस केस में क्या होगा कि जो अल्टरनेट लेवल होंगे वहां एनर्जी का वेरिएशन आपको दिखेगा, कहीं इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगी, कहीं इंटेंसिटी कम दिखेगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम रामन इफेक्ट को यूज कर सकते हैं।
जो रामन इफेक्ट पे हमें क्या देता है, वो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन की एनर्जी देता है। उस एनर्जी से हम बी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू था बी 4j+1, 4j+6 था। बी अगर आप जाके देखोगे अपना रोटेशनल वाला, तो उसमें देखोगे बी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है और बॉन्ड लेंथ मिल जाती है, या ये स्ट्रक्चरल पैरामीटर मिल जाते हैं। अब अगर प्योर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0 होता है। नॉर्मली हाइड्रोजन है उसमें डायपोल मोमेंट 0 है, ऑक्सीजन है उसमें डायपोल मोमेंट 0 है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें डायपोल मोमेंट 0 है। तो उस केस में आपको प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप उनको उससे रामन स्पेक्ट्रा देखोगे तो वो रामन स्पेक्ट्रा देते हैं, और अगर आपको एक बार रामन स्पेक्ट्रा मिल गया तो रामन स्पेक्ट्रा से आपको स्ट्रक्चरल पैरामीटर मिल जाएंगे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मास मिल जाएगा, बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा की। अब हम बात करेंगे वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रा की। तो जैसे हमने पहले बताया था कि रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में ये मानते हैं कि दो मॉलिक्यूल हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग रॉड से जुड़े हुए हैं जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं, और वो रोटेट हो रहा है। उस रोटेशन की वजह से, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने की वजह से उनके डिफरेंट डिफरेंट जे लेवल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, ये बात थी हमारे रोटेशनल, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। अगर हम बात करते हैं वाइब्रेशनल की, तो क्या होगा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे कि दो एटम्स हैं और वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम नॉर्मली ये मानते हैं कि वो बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है ना, पूरी तरीके से रिजिड नहीं होता है। तो क्या हो सकता है, मतलब उनके बीच ऐसे वाइब्रेशंस हो सकते हैं, वाइब्रेशंस हो सकते हैं। मतलब ये जो बॉन्ड है ये ऐसे बिहेव कर सकता है जैसे कि एक स्प्रिंग हो, और अगर ये स्प्रिंग की तरीके से बिहेव कर सकता है तो इसका मतलब ये स्प्रिंग मास सिस्टम की तरीके से बिहेव कर सकता है। और अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम के तरीके से बिहेव कर सकता है तो अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, और जो हो सकती है ½ k∆x², जो हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा है। दूसरी चीज, जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव कर रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, तो आप टोटल एनर्जी ले सकते हो। काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली बहुत ही स्मॉल होती है, तो उसको छोड़ दो, वाइब्रेशन की बात करो सिर्फ। अब क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे एक नॉर्मल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, और हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपको एनर्जी पता है क्वांटम मैकेनिक्स से, वो कितनी होती है, hν n+1/2। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही कुछ कर सकते हैं जैसा हम लोगों ने रोटेशनल के लेवल में किया था। तो अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि वाइब्रेशन में, प्योर वाइब्रेशन में क्या एनर्जी लेवल होते हैं और उसमें क्या सिलेक्शन रूल से हमको रामन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रा की। तो मैंने ऐसे बताया था कि अगर आप लोग वापस जाके अपनी थ्योरी देखोगे वाइब्रेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो आपको पता चलेगा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से आता है। बहुत सिंपल है, आपको एनर्जी को ले लेना है, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है उसके हिसाब से ले लेना है, उसको क्वांटाइज कर देना है, तो वैसे ही आता है। जैसे हमारे रोटेशनल वाले स्पेक्ट्रम में 2 टर्म थे, वैसे यहाँ पे भी 2 टर्म है, एक ये है और ये एक दूसरा टर्म है। तो यहाँ पे ये एक टर्म है ओमेगा ई, नॉर्मली एग्जाम होता है तो इसकी वैल्यू दी होती है, और काई ई जो है इसकी वैल्यू भी दी हुई होती है। तो अगर हम देखें एनर्जी हमारी ये माइनस ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ स्क्वायर है। दूसरी बात, ये वेव नंबर के यूनिट में है, सेंटीमीटर इनवर्स, और जो न्यू है वो वेव 0, 1, 2, 3, 4, 5 से चेंज हो सकता है। ओमेगा ई की जो वैल्यू है वो कहलाती है इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल मोड जो होता है, और साई जो है वो एनहार्मोनिक कांस्टेंट है। मतलब हार्मोनिक, हमारे जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो हार्मोनिक भी हो सकते हैं, एनहार्मोनिक भी हो सकते हैं। तो ये एनहार्मोनिसिटी बताती है, अगर ये बहुत कम है तो मतलब हार्मोनिक ही प्रेजेंट है, एनहार्मोनिक प्रेजेंट नहीं है। सिलेक्शन रूल क्या होता है हमारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, होता है 0, +-1, +-2, +-3। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारा, मतलब सभी प्रेजेंट है, तो चलो देखते हैं। तो जो 0 से 1 होता है, अगर आप 0 से एक बार यहाँ पे 0 रखो और एक बार 1 रखो और उनका गैप डिफरेंस निकालो तो इतना आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, अगर न्यू को 0 रखो, न्यू दूसरे वाले न्यू को 2 रखो तो इसको बोलते हैं ओवरटोन, और इसका फॉर्मूला ये आता है। तीसरा हो सकता है कि हो सकता है ट्रांजिशन 1 से 2 में हो रहा हो, क्योंकि सब पॉसिबल है, 0 +-1 +-2 सब पॉसिबल है, इसको बोलते हैं हॉट। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो इनकी इंटेंसिटी है, इनको हम लोग बहुत कम है तो वीक है, इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग का जो मेजर फोकस है अभी की जो पढ़ाई पे है वो फंडामेंटल पे। ठीक, तो आप देख रहे हैं फंडामेंटल कब मिला आपको, जब +-1 था। अब मतलब जब
डेल्टा न्यू 1 था, अब एक बार प्लस होगा तो इतनी एनर्जी हाई में होगी और जब माइनस होगा तो इतनी एनर्जी लो में होगी। ठीक है, ये एक बेसिक बात है। तो यानी कि जो फंडामेंटल है, अगर मैं इनका एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं फंडामेंटल की? मैं लिख सकता हूं कि जो ऑब्जर्व रामन स्पेक्ट्रम है, कौन सा वाला? वाइब्रेशनल वाला, उसका जो न्यू बार जो होगा इसका फंडामेंटल का, वो होगा मेरे पास, एक तो मुझे इसमें एक्साइटेशन वाला लिखना पड़ेगा जो मेरा ओरिजिनल है, प्लस माइनस डेल्टा ई। ठीक, और कौन सा वाला डेल्टा ई? फंडामेंटल वाला। और ये यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर इनवर्स होगी। ठीक, तो ये हमारे लिए बहुत आसान है। म्यू एक्स, ये प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ओमेगा ई बार 1 माइनस 2 टाइम। तो जैसे मैंने बोला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन दिया होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों दी हुई होती है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ऑब्वियस है कि जो लोअर वेव नंबर होगा वो हमारी स्टोक्स लाइन होगी, और जो हमारा प्लस साइन होगा यानी हायर वेव नंबर होगा वो एंटी स्टोक्स होंगे। ठीक, एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर इंटेंसिटी की बात करोगे, स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? जैसे आपने देखा कि रोटेशनल वाले में वो बराबर थी, क्योंकि जे लेवल इक्वली प्रोबेबल था हायर स्टेट में जाने के लिए और लोअर स्टेट में जाने के लिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, अब लो टेम्परेचर पे है, तो लो टेम्परेचर में मतलब उसके जो ग्राउंड स्टेट के, ग्राउंड लेवल के जो पास के जो मोड है वो ज्यादा पॉसिबल है। यानी कि उस केस में स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और एंटी स्टोक्स की कम होगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ये वाइब्रेशन इसके बढ़ते चले जाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे, मतलब हायर मोड एक्साइटेड होते चले जाएंगे। जब हायर मोड एक्साइटेड होते चले जाएंगे तो क्या होगा? स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी और एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि हम लोगों को मिलेगा क्या? हम लोगों को अगर इस गैप को देखो तो हम लोगों को नॉर्मल मोड में स्टोक्स लाइन मिलेंगी जो ज्यादा इंटेंस होंगी, और उसका एकदम मिरर इमेज पे एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी जो कम इंटेंस होंगी। ठीक है, एक चीज आपको बता दूं कि नॉर्मल जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो इंफ्रारेड से मिलता है, लेकिन इंफ्रारेड मॉलिक्यूल, इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मोस्टली काम करती है जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे HCl है। लेकिन जो हमारे होमोजीनियस मॉलिक्यूल होते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस केस में हमको जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो उनका जो फंडामेंटल कांस्टेंट है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, वो उसके साथ साथ जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो नॉर्मली नहीं मिल पाता है हमें। ठीक, तो उस केस में हमारे पास जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अगर मैं एक बार फिर से इनकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइन की जो इंटेंसिटी होगी हमारे पास वाइब्रेशनल के केस में, वो फिर से हमें इस बात पर डिपेंड करेगी कि कौन सा एनर्जी लेवल ज्यादा पॉपुलेटेड है, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया। तो अगर मैं बात करूं एंटी स्टोक्स लाइन, और स्टोक्स लाइंस, इनका जो इंटेंसिटी होगा वो होगा e⁻ डेल्टा फंडामेंटल डिवाइड बाई kT। ठीक है, और डेल्टा ही हमने अभी निकाला कितना है, ये है फंडामेंटल वाला। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो गेट 2008 में आया है। बोल रहा है कि एक लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन स्टोक्स लाइन कितनी होगी, और जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है न्यू नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको लाइन को जो काउंट करना शुरू करे वो 0 से ही काउंट करना शुरू करे, तो आपको ऑप्शंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जरा देखिए आप, देखिए इसको देखिए जरा, ये हो सकता है क्या
नहीं हो सकता। आपको अगर याद है तो जो एनर्जी गैप आ रहा था वो आ रहा था B4J+6 और J की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती थी 0। अगर आप J इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आएगा 6B, यानी कि मिनिमम आना चाहिए तो 6B आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, J इक्वल टू 0 पे ये नहीं मिल सकता। अच्छा देखिए, स्टोक्स लाइन वो होती है जिनकी एनर्जी कम होती है, ठीक। अगर एनर्जी कम है तो प्लस तो हो ही नहीं सकता, तो ये कट गया आपका, ये कट गया आपका, ये कट गया क्योंकि ये भी प्लस में है। पहले तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि 2B और 4B पॉसिबल नहीं है। अब ये हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है, देख लो। J इज इक्वल टू 1 रखो तो 6 और 4 10 हो गया, तो पहली लाइन हो गई न्यू नॉट माइनस 10B। दूसरी हो गई 1 रखो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 6 14, तो दूसरी हो गई 14। तो ये आप ऐसा सोच रहे हो कि इसको याद होने से होगा, नहीं, इसको याद होने से अकेले नहीं होगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हायर वेव नंबर पॉसिबल नहीं है, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मिनिमम कितना पॉसिबल है। इसके अलावा भी कोई भी दे सकता था वो बीच में, ठीक। तो आप ऐसा मत सोचिए कि डायरेक्ट हर बार वो 0 से काउंट करेगा, वो 0 से काउंट नहीं भी करेगा कभी कभी, ठीक है। हाँ, अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, और दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये 2009 का क्वेश्चन है, ऐसे वर्बली क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं इसको। बोल रहा है कि सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट स्टोक्स एंड करस्पॉन्डिंग एंटी स्टोक्स लाइंस ऑफ द रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट B। वो बोल रहा है कि जो पहली स्टोक्स लाइन है और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंटी स्टोक्स लाइन है उनके बीच का गैप क्या होगा इन टर्म्स ऑफ B मतलब कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट। तो आपको, आप अगर उस प्लॉट को याद करो तो जो पहला, ये अगर आपकी सेंट्रल लाइन है तो जो पहली स्टोक्स लाइन आती है वो 6B पे आती है, और जो एंटी स्टोक आती है वो भी 6B पे आती है। तो इनके बीच का गैप कितना हुआ 12B, ठीक। ये देखिए 2009 में आया है क्वेश्चन गेट में। अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि फार इंफ्रारेड रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल शोज इक्विवेलेंट लाइंस विद स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। एक इंफ्रारेड रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसका जो लाइन स्पेसिंग, इक्विवेलेंट लाइन स्पेसिंग शो कर रहा है जो 20 सेंटीमीटर इनवर्स है। वो पूछ रहा है कि बताइए पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्टोक्स लाइन इन द रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, ठीक। तो देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर बोहर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको क्लास में नहीं पढ़ा सकता, अभी तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि टाइम कम है। अभी मेरा एम ये है कि जो टारगेटेड कोर्स है, जो आपको कोर्स दिया हुआ है, उसको मैं अच्छे से करा दूँ। तो ये बोल रहा है कि इंफ्रारेड रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डायटोमिक मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, उसकी स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है, और हमसे पूछ रहा है कि द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्टोक लाइन। अब पहले जरा एक मिनट देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 2011 गेट में आया हुआ है। तो जो पोजीशन ऑफ द स्टोक्स लाइन होती है वो होती है 6B। अगर हमें ये निकालना है तो हमें B पता होना चाहिए, ठीक। अब क्योंकि ऑलरेडी उसने हमें बोला है कि रोटेशनल इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा है, वो कितना दिया हुआ उसने हमें, वो कह रहा है फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल शोइंग इक्विवेलेंट स्पेसिंग विद 20 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी जो इक्विवेलेंट स्पेसिंग दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है। तो जो इंफ्रारेड रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, वो जो लाइन होती हैं वो बेसिकली 2B पे होती हैं। तो यहां से आपको B कितना मिला, B मिला 10, कितना 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो रामन स्टोक्स लाइन है वो कहां मिलेंगी 6 × 10 यानी कि 60 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलेंगी, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2015 गेट में पूछा गया है, और उसने क्या बोला है कि एक रामन स्पेक्ट्रम है और उसमें जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है वो 546 नैनोमीटर, यानी कि न्यू नॉट हमें पता है कितना 546 नैनोमीटर। हमको बोल रहा है कि स्टोक्स लाइन, इफ द स्टोक्स लाइन इज ऑब्जर्व्ड एट 552 नैनोमीटर, यानी कि न्यू स्टोक्स दिया हुआ है। न्यू स्टोक्स कितना होता है, न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू, ये वो हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 552 नैनोमीटर में, और हमसे पूछ रहा है बताओ कि एंटी स्टोक लाइन की फ्रीक्वेंसी या वो एंटी स्टोक लाइन का
जो वेव नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। आपको पता है कि ये जो गैप है स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन के बीच का वो इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये लिखता हूं न्यू एंटी स्टोक्स माइनस न्यू नॉट, ये जो हुआ ये वेव नंबर हुआ किसका, एंटी स्टोक्स से जो निकाला है वो, मतलब जो गैप निकाला है वेव नंबर का। और ये कितना हुआ, क्योंकि उसमें वेव नंबर बड़ा होता है इसलिए बड़े में से छोटा सेपरेट किया। और स्टोक्स में क्या होता है, सॉरी न्यू स्टोक्स, ये भी डेल्टा न्यू, ये भी डेल्टा न्यू हुआ और ये भी डेल्टा न्यू हुआ। ये निकाला हमने एंटी स्टोक से, निकाला स्टोक से। इसको अगर सॉल्व करोगे तो एस जो आएगा हमारे पास वो आएगा 2, कैसे, ये इधर ले जाओ तो 2 न्यू नॉट माइनस न्यू स्टोक्स। ठीक है, ठीक है। अब एक बात को ध्यान दो, ये फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर में लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में क्या रिलेशन होता है, वेव नंबर में और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। सॉरी, ये हमको ये वेवलेंथ दी हुई है, सॉरी ये वेवलेंथ दी हुई है, ये वेवलेंथ दी हुई है स्टोक्स की। ठीक, इतनी दी हुई है। तो न्यू नॉट में और इसमें क्या रिलेशन होता है, इनवर्स करते हैं, यानी कितना होगा 2 अपॉन ये कितना होगा 1 अपॉन लैम्डा नॉट, यानी कि 546 इंटू 10 टू दी पावर -9 माइनस स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 1 अपॉन 552 इंटू 10 टू दी पावर -9। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा आपका 18514 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि वेवलेंथ दी हुई है और वेव नंबर पूछा हुआ है, ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। बस इसमें याद रखने की बात यही है कि स्टोक्स लाइन की जो विड्थ होती है और जो एंटी स्टोक्स लाइन की विड्थ होती है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल वेव नंबर वो बराबर होती है, वही हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ठीक है, ठीक है, तो ये वाले लेक्चर को मैं इधर बंद करता हूँ और अब आप मुझे बताइएगा कि जो आपके डाउट होंगे। और 25 तारीख से मैंने बोला ये कि 25 तारीख से हम लोग ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं जिसमें आपके डाउट्स डिस्कस होंगे। अभी आप लेक्चर को पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स जो मैंने पढ़ाया है उसमें से भी और जो नहीं पढ़ाया है उसमें से भी आप एक जगह नोट करते रहिए, जिससे कि क्विकली हम आपका डाउट सॉल्व कर पाएँ। थ्योरी वाला पार्ट भी जो आपको समझ में नहीं आया उसको लिखते रहिए और जो डाउट होगा फिर हम उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही।